अब देखिए 2014 के पहले क्या हुआ था। अन्ना आंदोलन कर रहे थे, केजरीवाल कर रहे थे, मनीष सिसोदिया कर रहे थे और जनता उद्वेलित थी। जनता के अंदर एक संवेदना थी कि ये हमारे लोग हैं, हमारे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। आमरण अनशन कितना अहम है, कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को लेकर के मीडिया में गंभीरता ही नहीं है, ना हिंदी मीडिया में और ना ही अंग्रेजी मीडिया। कोशिश ये की गई कि डल्लेवाल जी को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को कि आप हमारे ऑर्डर्स को मिस कोट कर रहे हैं। जब दिल्ली में इतना लंबा आंदोलन चला था, 700 लोग मर गए थे, तो लगातार जो चारण मीडिया है सरकार का, वो ये सिद्ध करने में लगा हुआ था कि जितने किसान आंदोलनकारी वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई खालिस्तानी व्यक्ति आमरण अनशन क्यों करे। खालिस्तानी होगा बम विस्फोट करेगा, खालिस्तानी होगा हिंसा करेगा। क्या हमारी शिक्षा इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि हमको ये भी नहीं मालूम कि खालिस्तानियों की जो मूल विचारधारा है वही हिंसक है। यदि एक बुजुर्ग आदमी इतने लंबे समय से जनता की बातों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठा, तो उसके प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए। हर जिंदगी बेशकीमती इस मुल्क के लिए। यदि आप इस सोच से काम करते हैं तो उस आदमी की जिंदगी बचाने के लिए वो क्या कह रहा है कि उसको सुन तो सकते हैं, हम कुछ आश्वासन दे सकते हैं। मतलब मैं तो पहले सोचता था कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट वगैरह ये ठीक ठाक अखबार है, इनमें ठीक ठाक खबरें छाप देते हैं लोग, पर ऐसा लगता है कि ये भी असल में मुखौटा ही है। जो 10 साल का वक्त है वो बहुत लंबा वक्त है, और इस लंबे वक्त में जिन्होंने ज्यादा अपनी रीढ़ सीधी करने की कोशिश की, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। बहुत सारे संपादकों को नौकरी से निकाल दिया गया, हम सबने देखा। क्यों कोई सवाल नहीं खड़ा करता है कि पंजाब सरकार अपनी किसी भी योजना का सरकारी विज्ञापन चेन्नई के अखबार में क्यों दे रही है? बता दो कि दिल्ली का कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जिसके एडिटोरियल डेस्क पे दिन में 2:30 बजे के बाद में एडवर्टीजमेंट सेक्शन का आदमी आकर एडिटर के ऊपर नहीं बैठ जाता है। आप देखिए कि सबसे खतरनाक जिंदगी पत्रकारों की होती है, या तो फिर उसका चंद्राकर वाला नियत हो उसकी कि वो सेप्टिक टैंक में उसकी आपकी लाश मिलेगी। दूसरा अंत ये है कि आपको नौकरी से बेदखल होना पड़ेगा और आपको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अगर वो भी अंत नहीं है तो तीसरा अंत ये है कि आपका मालिक ही आपको निकाल देगा। आपका एक मंत्री नीतीश राणे पब्लिक मीटिंग में कहता है कि केरल में सब देशद्रोही बसते हैं। आप एक पूरे राज्य को ऐसा कह रहे हो। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस का कोई मिनिस्टर ऐसा बयान देता, केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और उसको किक करके बाहर ना कर देती? सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान इंडिया क्लाइमेट चेंज .com से पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 42 दिन से अनशन पर है और आमरण अनशन है उनका, और ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे भारत जो है अंग्रेजी राज में पहुंच गया है फिर से, कि 42 दिनों तक आपके यहाँ के नेता आमरण अनशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बगल में ही जाके भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनसे मिलने की उनको फुर्सत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि किसानों का मुद्दा अब राजनीति में अहम नहीं रह गया है? दूसरी बात ये कि सिर्फ राजनीति के लिए ही क्यों, ये तो पत्रकारों के लिए भी अहम नहीं रह गया है। जिस तरीके से अखबारों को जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो आमरण अनशन उसको कवर करना चाहिए था और पूरा किसान आंदोलन कवर करना चाहिए था, उस तरीके से तो नहीं कवर कर रहे हैं। तो क्या अब ये मुद्दा ही नहीं सरकार के लिए, इसीलिए उन पर कोई दबाव नहीं? पंकज जी, इस पूरे मसले को यदि आपको देखना है तो 5 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है इस मामले में, उसको देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का इस प्रकार आमरण अनशन पर बैठना बहुत चिंता की बात है और सरकार को इस पर ध्यान देकर एक नेगोशिएशन टॉक चलाना चाहिए। पंजाब सरकार ने इस पर राजनीति करना शुरू की। आप कह रहे हैं 5 साल पहले गया, 5 दिन पहले का? कब का बता रहे हैं? 5 दिन पहले, 5 दिन पहले। जी 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 जी, बिल्कुल। उसके बाद में कोशिश ये की गई कि डल्लेवाल जी को जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार को कि आप हमारे ऑर्डर्स को मिस कोट कर रहे हैं। हमने कहीं ये नहीं कहा है कि इनकी भूख हड़ताल समाप्त की जाए। हमने ये कहा है कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए और उनकी जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाए। यदि आप इस मसले को आप देखें तो इसके अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार राजनीति कर रही है उसी तरीके से पंजाब सरकार भी कर रही है। और दूसरी चीज है कि जब आज की बात तो नहीं है कि किसान का मुद्दा इस सरकार के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जब दिल्ली में इतना लंबा आंदोलन चला था, 700 लोग मर गए थे, तो लगातार जो चारण मीडिया है सरकार का, वो ये सिद्ध करने में लगा हुआ था कि
ये जितने किसान आंदोलनकारी वो आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, और आज भी वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि अकेले पंजाब और हरियाणा का किसान आंदोलन क्यों करता है, देश का किसान आंदोलन क्यों नहीं करता है। देखिए, इस सरकार का एक सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जिसके कारण कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ 2014 के चुनाव में, वो ये था कि कांग्रेस छोटे बड़े सभी आंदोलनों को लेकर चिंतित हो जाती थी। वो नेगोशिएशन टॉक करने लगती थी, अपने 3-3 मंत्री को बात करने भेज देती थी, वो बीच का रास्ता निकालती थी, आ, स्टेज के पीछे बैठे हुए लोगों के जरिए नेगोशिएशन करती थी, और उनको लगता था कि कोई जन आंदोलन पे कोई मांग उठ रही है तो उससे गंभीरता से विचार किया जाए। इस सरकार के समय आप देख लीजिए, ओबीसी का आंदोलन 3 साल पहले था मध्य प्रदेश में, तो वहां गोली चली थी, कई लोग मर गए थे। आप इलाहाबाद का आंदोलन याद कर लीजिए, बेरोजगारों वाला आंदोलन। आप अभी इंदौर का आंदोलन याद कर लीजिए, और अभी बिहार का आंदोलन याद कर लीजिए। इस सरकार का नियम है कि कोई भी आंदोलन को या तो ब्रूटली कुचल देंगे, या फिर उस आंदोलन को तवज्जो नहीं देंगे। और देखिए, अब क्या है कि अब लोगों की ये गांधी वाला समय लगता ही नहीं है कि गांधी के समय लगता था कि आप लंबे समय तक भूख हड़ताल करते हो तो आपके आसपास के परिवेश में कैसा ऑरा बनता है कि आपकी जो आत्मा का दर्द है दूसरे लोग महसूस करते हैं। अब कोई ऐसा दर्द महसूस नहीं कर रहा है। खनौरी बॉर्डर के आसपास से शिमला से लेकर मनाली तक अय्याशी करने जाने वाले लोगों को कोई फर्क नहीं है कि एक बूढ़ा किसान इस देश की फसल के लिए, ईमानदारी बात है, इस देश की जवानी के लिए और किसानी के लिए भूख हड़ताल में बैठा हुआ है। दिल्ली में किसी को इससे वास्ता नहीं है। दिल्ली में एक वो जो रैपिड मेट्रो है, जो एक बार उसका उद्घाटन हो चुका था गाजियाबाद से मोदी नगर तक, फिर दूसरी बार अब साहिबाबाद से आनंद विहार तक, और तीसरी बार फिर होगा उसका अशोकनगर से काले खान तक। मोदी जी उसी में व्यस्त हैं, और मोदी जी के बगल में रमेश बिदूड़ी दांत निकालते हैं और मंच से उतरते हैं तो अपना जो ओरल डायरिया है वो कर देते हैं। हमारा पूरा मीडिया जो डिस्ट्रक्टेड, जिसको कहते हैं कि हमारी पूरी खबरें जो हैं, हमारे जो अखबार हैं, वो फ्रिंज एलिमेंट के बयानों और हरकतों पे चल रहे हैं। और बीजेपी के पास में फ्रिंज एलिमेंट है, इसको हम लोग कहते थे कि ये डीटीवी है इनका। डीटीवी को कहता है डर्टी ट्रिक ब्रिगेड। तो एक फ्रिंज एलिमेंट या डीटीवी एक पूरा एक सेक्शन है इनके यहाँ, जिसको एक दिन पहले प्रशिक्षित किया जाता है कि अब कल तेरे को क्या ऐसा बोलना है जिससे कि मुख्य मुद्दे जो हैं। आप बताइए, दिल्ली का मैं आपको बताऊं, आप लोग देख रहे होंगे, 2 दिन में घोषणा होती है आज ग्रेड 3 खत्म कर दिया, हवा अच्छी हो गई। एक दिन बाद होता है नहीं, अब ग्रेड 4 आ गया, हवा खराब हो गई। अरे भाई, जब आपको मालूम है कि इस मौसम में, जिस मौसम में हम जी रहे हैं उसके अंदर लगातार स्मॉग बनना ही है, तो आप ग्रेप को परमानेंट 3 महीने के लिए क्यों नहीं लागू करते हो? और इस पे कोई भी चर्चा दिल्ली का अखबार नहीं करता है, देश का अखबार नहीं करता है। पंकज जी, पर्यावरण पर कहां से चर्चा होगी? आप ये सोचिए कि एक किसान मरने को है, वो मतलब 42 दिन से आमरण अनशन कर रहा है। डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी किडनी डिस्टर्ब हो रही है, उनका लीवर डिस्टर्ब हो रहा है, उनकी उम्र भी ज्यादा है, 70 से 80 साल की उम्र के बीच में है वो विश्व दीपक। और हम सिर्फ इस बात पर जोर नहीं दे सकते हैं कि आसपास के लोग किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, नागरिक कैसे व्यवहार कर रहे हैं। नागरिक तो वही व्यवहार करेंगे ना जो मीडिया उन तक पहुंचाएगा। हर कोई तो वहां नहीं पहुंच रहा है, मीडिया उन तक वो चीज ही नहीं लोगों के पास, सूचना ही नहीं लोगों को। आमरण अनशन कितना अहम है, कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात को लेकर के मीडिया में गंभीरता ही नहीं है, ना हिंदी मीडिया में और ना ही अंग्रेजी मीडिया में। देखिए, जो इस चीज को ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप प्री 2014 और पोस्ट 2014, आप 2014 को 2014 को आप एक लाइन मान लीजिए, आप उसको एक सीमा रेखा मानिए, और उसके फिर दोनों तरफ जो घटनाएं हुई हैं, जो आंदोलन हुए, खासतौर से चूंकि हम आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो आप उसको देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्क आया है। जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है, सबसे बड़ा फर्क है कि आज का जो पॉलिटिकल कल्चर है हमारे देश का,
जो राजनीतिक संस्कृति विकसित हुई है 2014 के बाद, खासतौर से उनके सत्ता में आने के बाद, उसमें प्रदर्शन को ही सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि प्रदर्शन करने वालों को, सिस्टम पे, सरकार पे सवाल उठाने वालों को इन्होंने पहले उसको खलनायक बनाया, विलेन बनाया। अगर वो मुसलमान है तो उसको वो आतंकवादी कहते हैं, अगर वो हिंदू है तो उसको माओवादी कहते हैं। तो पहला काम इन्होंने क्या किया, जो सरकार पे सवाल उठाए वो या तो देशद्रोही है, आतंकवादी है या माओवादी है। पहला काम इस पॉलिटिकल कल्चर के तहत जो नहीं विकसित हुई उसमें ये किया गया। दूसरा काम जो हुआ है मेरे हिसाब से, जिसका मैं अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप इसको पाएंगे कि ये बात सही है, और वो ये है कि इस देश की जो जनता है, जो मासेस है, उसकी संवेदनशीलता को कुंद कर दिया गया है, या उसको उसको अपराधीकरण कर दिया गया है। तो आप देखेंगे कि चाहे जो भी प्रोटेस्ट हो जाए, जनता के अंदर वो जो संवेदनशीलता थी ऐसे ऐसे प्रदर्शनों पे, अब देखिए 2014 के पहले क्या हुआ था। अन्ना आंदोलन कर रहे थे, केजरीवाल कर रहे थे, मनीष सिसोदिया कर रहे थे, और जनता उद्वेलित थी। उनके अंदर, जनता के अंदर एक संवेदना थी कि ये हमारे लोग हैं, हमारे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। आज क्या हुआ है कि आज अगर आप बात करेंगे लोगों से तो लोग दो तरह के जवाब देंगे, ये तो खालिस्तानी है। एक वर्ग बोलेगा खालिस्तानी है, और दूसरा बोलेगा कि उसको, जैसा कि पंकज जी कह रहे थे, कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो अपनी मौज मस्तियों में, जिस देश का जो मध्य वर्ग है वो डूबा हुआ है नए साल की छुट्टियों में, पैसे में, और ईएमआई चुकाने में, या अन्य अन्य चीजों में। तो देखिए कि जो हमारी जो संवेदनशीलता है मासेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको कार्ल मार्क्स ने पहली बार आइडेंटिफाई किया था कि अगर आप किसी देश में सिस्टम में बदलाव चाहते हैं तो उस देश की जो मासेस है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो कल्चर है, उसकी जो संवेदनशीलता है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, या आप उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। इन लोगों ने उस संवेदनशीलता को ही कुंद कर दिया है, या तो उसका अपराधीकरण कर दिया है, या उसको बहुत ऐसा बना दिया है कि उसमें अब कोई हलचल ही नहीं होती है। ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। नहीं, लेकिन पंकज जी एक चीज बताइए आप कि ये जो मासेस की संवेदनशीलता, मतलब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई खालिस्तानी व्यक्ति आमरण अनशन क्यों करेगा? खालिस्तानी होगा बम विस्फोट करेगा, खालिस्तानी होगा हिंसा करेगा। क्या हमारी शिक्षा इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि हमको ये भी नहीं मालूम कि खालिस्तानियों की मूल विचारधारा है वही हिंसक है? नहीं नहीं, आपको इस चीज को आप बहुत पुराने तरीके से सोच रहे हैं। आप प्री 2014 एरा में हैं अभी। पोस्ट 2014 एरा का जो सूत्र है वो ये है कि यदि आप मोदी की सरकार के से असहमत हैं, आपकी किसी उनकी नीति से अंतर विरोध है, तो आप देशद्रोही हैं। आपके लिए बम फोड़ना या हत्या करना या हिंसा फैलाना ही खालिस्तानी, पाकिस्तानी, इंग्लिस्तानी होना की अनिवार्य शर्त नहीं है। यदि आप मोदी जी से असहमत हैं, यदि आप मोदी की सरकार से असहमत हैं, यदि उसकी आप नीति से असहमत हैं, यदि आप ये कह देते थे कि ये ऑन रिकॉर्ड सरकार कह रही कि पिछले 4 महीने में खाने पीने की चीजें जिसके अंदर बिस्किट, आटा, चीनी से लेकर सब्जी तक के उसके रेट 20% बढ़ गए हैं, तो आप देशद्रोही हैं। अब देशद्रोह की परिभाषा बदल गई है, बीएनएस आ गया है। अब आप समझे, आप असहमत हैं, ये आपको अंदर करने के लिए काफी है। और जहां तक डल्लेवाल जी का आंदोलन की चर्चा है पंजाब में उसको लेकर लोग उद्वेलित हैं। वहां पर चूंकि पंजाब हर समय आंदोलन को लेकर 2 धाराओं में बटा रहा है। वहां के बहुत सारे जो किसान संगठन है वो भूख हड़ताल सरी की चीजों से असहमत थे, और उनका कहना था कि सरकार पे इस प्रकार अपने आप को मारने का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सरकार तो जो है, जब तक आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करोगे तब तक नहीं मानेगी। और डल्लेवाल जी ने निर्णय ले लिया भूख हड़ताल पे बैठने का। तो वहां पर जो किसान संगठनों की अंतर राजनीति है वो भी इसके अंदर एक जोर मार रही है। लेकिन उससे ऊपर, यदि एक बुजुर्ग आदमी इतने लंबे समय से जनता की बातों को लेकर भूख बिल्कुल हड़ताल यही पे बात। बैठा, तो उसके प्रति हमको संवेदनशील होना चाहिए। और एक
हर जिंदगी बेशकीमती है इस मुल्क के लिए। यदि आप इस सोच से काम करते हैं तो उस आदमी की जिंदगी बचाने के लिए वो क्या कह रहा है कि उसको सुन तो सकते हैं, हम कुछ आश्वासन दे सकते हैं। और ये उस दौर में सब कुछ हो रहा है जब पीछे के दरवाजे से बहुत तेजी से चर्चा है कि 3 काले किसान कानून जो उस समय वापस ले लिए गए थे, नए प्रिसाइजली। रूप में फिर से आने वाले हैं, आ नहीं सकते हैं। देखिए इस सरकार में तो अटल बिहारी को ही मुखौटा कह देते हैं, ये मुखौटों की सरकार है। तो उस पोजीशन में, और दूसरी चीज है कि हम एग्रीकल्चर को लेकर लोगों को संवेदनशील नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम है कि वो जो आटा खाते हैं वो आशीर्वाद के बोरे से आता है कि खेत से आता है, वो खेत में कैसे तैयार होता है आटा, गेहूं। तो हम क्या है, मेटलिस्टिक वर्ल्ड, हम वी आर वेरी हैप्पी। मेरा लड़का आईफोन का लॉक खोल लेता है, वो उस पर रील बना लेता है, लेकिन हम उसको ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि जो छोला खाता है वो कैसे बन पाता है, मार्केट में कैसे आता है। नहीं, ठीक तो है ना? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मीडिया का रोल क्या है, मतलब फिर इसमें मीडिया का रोल मीडिया का क्या है रोल वही है। आप देखो। मीडिया का रोल मीडिया का रोल एक दारू की बोतल पे लगे ढक्कन की तरह है। हम्म। मीडिया एक ढक्कन है नहीं, जैसे बस। मीडिया कहीं पर भी तो काम नहीं कर रहा। आप देखिए विश्व दीपक की जय संविधान यात्रा करता है। शुरू हुई 3 जनवरी से। ठीक है, 3 जनवरी से जय संविधान यात्रा शुरू हुई, इसकी कोई खबर नहीं है अखबारों में। और मतलब मैं तो पहले सोचता था कि इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट वगैरह ये ठीक ठाक अखबार है, इनमें ठीक ठाक खबरें छाप देते हैं ये लोग। पर ऐसा लगता है कि ये भी असल में मुखौटे ही हैं। आप देखिए कि उस यात्रा की खबर नहीं है, और अगर खबर दे दी भी गई है तो उसमें कोई अपडेट नहीं है। जबकि अखबारों में इस बात की चर्चा जरूर है कि 11 तारीख से भाजपा की संविधान यात्रा शुरू हो रही है। मीडिया इस तरीके से बिहेव करेगा कि तो आपके देश के बच्चों को तो ये हाल हो गई कि उनको पता ही नहीं रहेगा कि आटा आशीर्वाद से आ रहा है या फिर खेतों से आ रहा है, गेहूं से। ये तो उन्हें नहीं पता देखिए, है। तबलीन सिंह जो है, तबलीन सिंह तो प्रो मोदी मानी जाती हैं, और वो हम्म। कई बार अपने कॉलम में लिखती हैं कि हाँ, वो खुद को मोदी भक्त भी कहती थी। तबलीन सिंह ने अभी जो अपना लेटेस्ट कॉलम लिखा है पिछले संडे में, उन्होंने इस बात को लिखा। अभी सुन एक दौर था जब हिंदुस्तान के प्रिंट मीडिया में अच्छी खासी इन्वेस्टिगेटिव खबरें, न्यूज और आर्टिकल्स, एनालिसिस पब्लिश होते थे, उनको पढ़ने में मजा आता था। आज वो हम्म। कूड़ा बन चुका है। उन्होंने अपनी मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, इसी सवाल को उन्होंने अपने लास्ट कॉलम में एड्रेस किया है। तो देखिए, क्या है कि हमारे देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आज तक हो, चाहे हेडलाइन स्टूडियो हो, चाहे एनडीटीवी हो, ठीक है, इनमें थोड़े हम्म। बहुत वेरिएशंस आपको दिखते हैं। कई बार ये लोग खबरें करते भी हैं, लेकिन आप ये समझ के देखिए कि 10 साल का जो अरसा होता है, जो 10 साल का वक्त है, वो बहुत लंबा वक्त है। और इस लंबे वक्त में जिन्होंने ज्यादा अपनी रीढ़ सीधी करने की कोशिश की, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया गया। बहुत सारे संपादकों को नौकरी से निकाल दिया गया, हम सबने देखा। बहुत सारे पत्रकार बेरोजगार हुए, हम सबने देखा। बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ने के लिए मजबूर हुए। तो ये सिस्टम, और नौकरियां क्या, इन्होंने तो एनडीटीवी चैनल को ही खरीदवा दिया, चैनल ही उसको खरीद ऐसे लिया। ट्विस्ट किया कि चैनल ही खरीद लिया। तो उस हिसाब से देखिए तो मुझे ये लगता है कि मीडिया पूरी तरह से सरेंडर कर चुकी है, और अब किसी के अंदर ना वो गट्स है, ना वो रिस्क लेने की कुवत है, ना ही कोई लेना चाहता है। वो इस सरकार को आंख दिखाए। सबको लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। क्यों? क्योंकि जो मीडिया को ये लोग जो आप समझिए कि कल मोदी ने साहिबाबाद वाले जो रैपिड रेल है जो उसका उसने उद्घाटन किया। आप देखिए कि कल हर अखबार में कम से कम 3-3 4-4 पेजेस में उनका ये था, विज्ञापन था इस चीज का। वो विज्ञापन मुझे विज्ञापन नहीं था पता उसका। उसका क्या, बिल्कुल क्या रेट होता है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कम से कम एक दिन के कम से कम 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए के, 40 लाख के विज्ञापन आते हैं। तो इससे कौन हाथ धोना चाहेगा, और क्यों धोना चाहेगा? कौन सा उद्योगपति ऐसा है, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है, कौन सा ऐसा अखबार है? तो मीडिया को किसी बहुत आइसोलेशन में, बहुत आदर्शवादी फ्रेम से देखने की जरूरत नहीं है, मेरा मानना ऐसा है। उसके बारे में जितना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी होगी, वो अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस का सिरे से बाइकआउट किया जाता है, केवल हिंदी में नहीं, हाँ, अंग्रेजी बायकॉट अखबारों में किया खास जाता है। तौर से देखिए। और हाँ। अगर कांग्रेस पर खबर आती भी है, तो नेगेटिव खबर होती है। आपने इस चीज को गौर नहीं किया होगा कि अगर कांग्रेस हम्म। के बारे में कोई खबर इंग्लिश के अखबारों में आती भी है, तो नेगेटिव खबर होती है, पॉजिटिव खबर नहीं होती है। इवन आप ये समझिए विश्व दीपक कि कल लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा
राहुल गांधी आईआईटी मद्रास में छात्रों से मिले। आईआईटी मद्रास के छात्र तो किसी पार्टी के नहीं है। अगर वो इतना बड़ा नेता वहां गया है, बातचीत कर रहा है, देश के बारे में ही बातचीत कर रहा है, देश के भविष्य से बात कर रहा है, उस खबर को भी अखबारों ने एंटरटेन नहीं किया, उसको रखा ही नहीं है। बिल्कुल सोचिए अगर डिजिटल नहीं। मीडिया नहीं होता तो इन्होंने तो विपक्ष का गला घोटने के लिए, मोदी जी नहीं, विपक्ष का गला घोटने के लिए मीडिया ही पर्याप्त थी। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया ही मोदी है, मोदी ही मीडिया है, आप ये समझिए। ऐसा है क्या देखिए पंकज जी? एक चीज और हुई है। हुआ ये है कि जब से अखबारों के सभी ने क्षेत्रीय एडिशन निकालने शुरू कर दिए, उसके बाद ये हुआ कि कोई भी राष्ट्रीय अखबार नहीं रह गया। अब आप देख लीजिए, गाजियाबाद की कोई बड़ी घटना आपको दिल्ली के अखबार में नहीं मिलती। यदि हम बिल्कुल चेन्नई में से छपने वाला, यदि हम डेक्कन क्रॉनिकल देखें या द हिंदू देखें, उन सब में राहुल गांधी वाली खबर है, लेकिन दिल्ली के अखबार में नहीं, क्योंकि वो उनके लिए एक क्षेत्रीय खबर है। समझ रहे आप? वो एक क्षेत्रीय राहुल खबर है। गांधी पर राहुल गांधी तो नेशनल इस लीडर समय है। नहीं, वो हमको लगता है ना, वहां होने वाली घटना एक क्षेत्रीय खबर है। और आईआईटी भी नेशनल अब आप इंस्टीट्यूशन। देखिए, मैं अखबार का पन्ना खोले हुए हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी 50,000 गवर्नमेंट जॉब इन जस्ट 33 मंथ, एक पेज का विज्ञापन, भगवंत सिंह मान हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, एम्पावरिंग यूथ, ये छपा हुआ है डेक्कन क्रॉनिकल में चेन्नई में। और कल आप देखते दैनिक पूर्वोदय, जिसका जो दायरा है गुवाहाटी के आसपास तक ही सीमित है, उसके अंदर फर्स्ट पेज पे पूरा विज्ञापन था मोदी का कि वो रैपिड मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये जो विज्ञापन, ईमानदारी की बात है कि इस पे क्यों कोई सवाल नहीं खड़ा करता है कि पंजाब सरकार अपनी किसी भी योजना का सरकारी विज्ञापन चेन्नई के अखबार में क्यों दे रही है, या रैपिड मेट्रो का विज्ञापन देने की जरूरत गुवाहाटी के अखबार में क्यों है? ये एक घूस है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बोला है कि अकेले ये विज्ञापन नहीं होते, जो कॉरपोरेट के पूल आते हैं, जो एड एजेंसीज के थ्रू आते हैं, उसको भी अंडर द टेबल वैसे दिलवाया जाता है। पतंजलि के विज्ञापन किस किस को कितना कितना जाएगा, बर्जर का किसको जाएगा, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी खबर किस तरीके की है। मैं सैटरडे को एक प्रेस क्लब में बैठा हुआ था कुछ मित्रों के साथ में, तो वहां कुछ बातचीत चल रही थी यही खबरों को लेकर। तो एक बड़े अखबार की बात थी, उसके अंदर वो अपने नया कोई लड़का था, वो डेस्क वाला, वो अपने संपादक से बोल रहा था कि ये खबर ऐसी नहीं है, ये ऐसा छपना चाहिए फलाना। तो उसके न्यूज डेस्क के जो इंचार्ज थे उसने बोला था, सुन रहे तू, तेरे 30,000 रुपये महीने की चिंता कर, वो जो मालिक है ना उसके 30,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, वो उसकी चिंता करेगा कि तेरे 30,000 की चिंता करेगा। ये है ना। और आपको बता दूं कि दिल्ली का कोई भी ऐसा अखबार नहीं है जिसके एडिटोरियल डेस्क पे दिन में 2:30 बजे के बाद में एडवर्टीजमेंट सेक्शन का आदमी आकर एडिटर के ऊपर नहीं बैठ जाता है। वो तय करता है कि इस खबर की बाईलाइन होगी, इसको फर्स्ट पेज से हटा दिया जाए, इसकी जगह विज्ञापन आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि रात में 9 बजे जब फाइनल कॉपी जाने वाली होती तब बोलते हैं इस खबर को हटा दो, इसकी जगह हम विज्ञापन दे रहे हैं। और विज्ञापन देने वाली वो साबुन तेल की कंपनी होती है, और वो केवल इसलिए विज्ञापन देती है क्योंकि उस खबर को हटवाना होता है। अब आप अखबारों, देखिए अखबार एक व्यापार, विशुद्ध व्यापार हो गया है। आप उसको अब जिम्मेवारियों के बोझ तले दाबने के चक्कर में मत पड़े। और अभी तो हम एनडीटीवी की बात कर रहे थे, अभी तो पिछले 6 महीने में एक दौर चला है कि जो थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल चर्चित हो गए थे उनको भी बैकडोर से खरीदा जा रहा है। बिल्कुल, बड़ी चर्चा में है। एक है ना लखनऊ का चर्चा में? चैनल लाइन में है। नहीं, बहुत सारे। जब बंबई में ऑफिस बनाओगे तो लखनऊ में तो कुछ बेचना पड़ेगा ना, अपना ईमान या कुछ भी। तो सही बात है विश्व दीपक, लेकिन वो अकेले एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जी जी हाँ जी वो अकेला मैं एक नहीं है। और वो
असल में उसके बारे में ये शुरू से गलतफहमी है लोगों को, वो शुरू से ही ऐसा है जहां तक मैं जानता हूँ, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। और उसी का कंट्रास्ट देखिए, विपर्य देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को मार दिया जाता है और सेप्टिक टैंक में उसकी लाश मिलती है, वो भी इंडिपेंडेंट ही था वो। यही मैं पूछ रहा हूँ विश्व दीपक, जैसे इन्होंने कहा पंकज जी ने कि वो जो है विशुद्ध व्यापार हो चुका है। ठीक बात है, विशुद्ध व्यापार हो चुका, तो आप ये समझिए व्यापार के भी तो अपने एथिक्स होते हैं। तो जो ये विशुद्ध व्यापार चला रहे हैं, अब इसका कोई एथिक्स नहीं है। आपकी ही बिरादरी का एक आदमी पत्रकार, उसको मार दिया गया और उसकी ही खबर आप नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो बिल्कुल अंदर जाके दे रहे हैं। ये कोई देखिए, असल में क्या है ना कि मीडिया फ्रेटर्निटी नाम की कोई ऐसी चीज है नहीं। आप देखिए कि सबसे खतरनाक जो होता है वो जिंदगी पत्रकारों की होती है, ठीक है। अगर वो या तो फिर उसका चंद्राकर वाला नियत हो उसकी कि वो सेप्टिक टैंक में उसकी आपकी लाश मिलेगी, आप ज्यादा इंसिस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये भाई उसको पहले बुलाया गया होगा, समझाया गया होगा, प्रलोभन दिए गए होंगे, कुछ बात हुई होगी जिसके बाद उसकी लाश ही मिली, सामने आई। अगर आपको वो अंत नहीं है तो दूसरा अंत ये है कि आपको नौकरी से बेदखल होना पड़ेगा और आपको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अगर वो भी अंत नहीं है तो तीसरा अंत ये है कि आपका मालिक ही आपको निकाल देगा खबर करने के लिए। ऐसा मैं कई लोगों को जानता हूँ, पंकज जी भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे ऐसा। तो ये कुल मिलाकर के बहुत ही रॉटन सिस्टम है मीडिया का। इसके बारे में बहुत ही आप कह सकते हैं कि अमानवीय और डिस्गस्टिंग है ये। हम लोग चूंकि इसके अंदर के हैं तो इसके बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनके उन्होंने उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, नहीं किए, सब लोग भी सारी चीजें जानते हैं। लेकिन ओवरऑल इसके बारे में एक गलतफहमी है कि ये लोकतंत्र का चौथा खंभा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोकतंत्र को अंदर से काटने वाला ये है, कटार है ये। जी 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 बीजापुर वाली खबर है, जी उसकी प्रस्तुति पे आप विचार करिए। जी। सबने छापी है खबर, कोई जरूरी नहीं है फर्स्ट पेज पे खबर आए। देखिए ये तो बात मान के चलिए कि हर खबर फर्स्ट पेज पे नहीं आती। छत्तीसगढ़ के अखबारों में फर्स्ट पेज पे है, मध्य प्रदेश के अखबारों में सेकंड पेज पे, राजस्थान में फोर्थ में जाएगी और दिल्ली आता है तो सिक्स पे आएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आप मान के चलिए। आप एक जो देखना ऑब्जेक्शन, चाहते हो कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है पंकज जी, छोटा सा 2014 से लेकर के अब तक 60 पत्रकार मारे गए हैं भारत में, ठीक है। जो आरएसएफ की रिपोर्ट है, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर की, उसके हिसाब से 60 पत्रकार मारे गए हैं। 10 सालों में 60 पत्रकार हैं, उनमें से एक आदमी है ये। हर साल ऐसे 2 या 3 केस हो रहे हैं, 4 केस हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा केस फ्रंट पेज में छप जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। और जो दूसरी खबरें फ्रंट पेज पर हैं, आप एडिटोरियल एक्यूमेन के हिसाब से, एडिटोरियल इंडिपेंडेंस के हिसाब से आप कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन ये खबर आपने छोड़ दी, ये जरूरी नहीं है। मुझको एक चीज समझ में नहीं आता। आप जी लिखने पढ़ने की डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्यों नहीं सम्मान देना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आप जो फर्स्ट पेज पे देखना चाहें वही देखें? इसका मसले को आप समस्या क्या जाती है कि आप भी उसी मीडिया की धार में बह रहे हैं जिसके अंदर इस खबर को लौटा दिया गया। ये पूरी खबर छत्तीसगढ़ के अखबारों में दो बिंदुओं पर चल रही है। पहला बिंदु कि वो कांग्रेसी था कि बीजेपी का था, ठीक है। दूसरी चीज कि ये पत्रकार यूट्यूबर को हम पत्रकार कहे कि नहीं कहें, हाँ, सोचिए। आप समझे? ठीक है, ये दो मुद्दों पर चल रही है, जबकि उसकी हकीकत ये है कि इस खबर को इस एंगल से देखा जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति सन 2010 में एक एसपी के घर में रसोईया था, वो 2020 तक आते आते 100 करोड़ का मालिक कैसे हो गया? एक चीज। दूसरी चीज, आपको एक चीज बता दूं, कोई जो मारने वाला ठेकेदार है और मरने वाला पत्रकार है, ये सब सगे चाचा ताऊ के लड़के, कोई अलग नहीं है, ठीक। विवाद का जड़ वो सड़क का निर्माण है जिसके टेंडर की प्रोसीजर ही गलत है। अब जो सरकारी अफसरान हैं, जो राजनेता इसमें इन्वॉल्व है, वो इसको दो चीज में उलझा रहे हैं बस। अब आप बताइए कि वहां पर उसका जो भाई है युकेश, वो कह रहा है कि यहाँ पर मेरे भाई की लाश हो सकती है, इसको गड्ढा खोदो, और एसपी कहता है यहाँ नहीं खोदना चाहिए। हम एसपी क्यों बचाना चाहता था उसको? एसपी पे कोई सवाल ना करे। किस प्रकार से चंद्रकार भाग के हैदराबाद चला गया, इस पे कोई सवाल ना खड़ा करे। जिस सड़क को लेकर विवाद था, उस सड़क के टेंडर प्रोसीजर पर कोई सवाल ना करे, इसके ऊपर कोई खड़ा ना करे। इसके लिए बोल रहे हैं वो तो कांग्रेस का पदाधिकारी था, और भूपेश बघेल कह रहे हैं वो तो बीजेपी में शामिल हो गया था। देखिए, आप एक चीज जान के चले, मैं फिर अखबारों पे आ रहा हूँ।
जब तक अखबारों में राजनेताओं के स्वागत के विज्ञापन फुल पेज के ठेकेदार, दुकानदार के नाम से छपते रहेंगे, आप मान के चलिए वो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जननी है। यह कौन लोग होते हैं जो एक पेज का पूरा विज्ञापन देते हैं कि माननीय मंत्री जी के हम स्वागत करते हैं, वो एक पेज का विज्ञापन है उनका। वो अपनी जेब से कोई नहीं दे रहा है, वो जो उस मंत्री, उस नेता की आड़ में करप्शन से कमाया हुआ पैसा है, उसका एक हिस्सा एहसान के तौर पे वो अखबार को लौटा रहा है, और इस एहसान के साथ में कि देख तेरे को 1 लाख रुपए का मैंने लोकल लेकर विज्ञापन दे दिया, आने वाले 6 महीने मुझसे कृपा बना के रखना। और वो जो एसपी था, वो क्यों उस जगह गड्ढा नहीं खोदने को तैयार हो रहा था जब उसका भाई कह रहा था? तो जब वहां पर जाके उसके मोबाइल की लोकेशन समाप्त हो रही थी। देखिए, बस्तर की पत्रकारिता वैसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। वहां पर ये जो चंद्रकार ब्रदर्स थे, आपको मालूम है कि ये जो ब्रदर्स थे, ये सलवा जुड़ू कैंप में रहे अपनी माँ के साथ में एक समय में। इनका घर वहीं उजड़ा था, सलवा जुडूम के बाद ही उजड़ा है इनका घर। जब सलवा जुडूम तैयार ठीक हुआ है ना? हाँ, तो उसी के सलवा कंटेक्ट जुड़ूम में घर क्या इनका था? उजड़ा था। सलवा जुड़ूम क्या था? नक्सलियों की आड़ में आदिवासियों को मारने के लिए खड़ी गई की एक पैरेलल मिलिशिया। बिल्कुल। मैं इसको सरकारी बहुत पीछे मिलिशिया। नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल। बहुत पीछे नहीं जा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं, और पत्रकारों को मरने का इंतजार करना पड़ता है अभी, कि हम पत्रकारों को जब मर जाएं तब उसको याद करें। जो जिंदा पत्रकार है, जिसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है, जो मजबूरी में भटे बेचने टाइप का काम कर रहे हैं, उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। तो हमको किसी भी व्यक्ति को महान बनाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए उसका मरना क्यों जरूरी है? ये माहौल हमारे मीडिया ने क्यों बना दिया है? हमें मनमोहन सिंह को महान बताना था तो उनका मरना बहुत जरूरी हो गया था, है ना? आप ये 100 करोड़ तो का हम किसका बता क्या, रहे थे पंकज जी? 100 करोड़ का मालिक कौन हो गया था जो पहले? चंद्राकार जो ठेकेदार है, ये जो जो अक्यूज है असल इस केस में। आज, सुरेश हाँ, जो चंद्रा जो का। रात में जो रात में हैदराबाद से अरेस्ट हो गया है। हम्म। आपको मालूम है वो 2010 में एसपी बीजापुर के यहाँ रसोईया था। ये सब लोग सगे चाचा ताऊ के लड़के हैं, एक ही मोहल्ले के हैं, एक ही साथ रहने वाले हैं। पर ये था कि ठीक इस है। खबर को देना चाहिए था, सामने रखना चाहिए था। और जैसे आप जितने मुद्दे बता रहे हैं, इसमें से ज्यादातर मुद्दे जो है वो अखबारों की जो डिजिटल जो वो है उसमें छपे हुए हैं। जो मुख्य जो अखबार हैं उनमें बहुत कम छापा है उन्होंने, जिसकी वजह से देखिए, जानकारी लोगों को मिल नहीं पाती। अखबार की सीमा है ना। आप एक भी तो सोचिए, देखिए एक चीज है, हर प्रिंटेड अखबार की सीमा है। हर प्रिंटेड अखबार जो है, एक अखबार जो छप के आता है, एक यदि यूनिट कॉस्ट 10,000 प्रिंटर से छप रहा है, तो एक अखबार यदि 16 पेज का छप रहा है 4 कलर में, तो उसकी यूनिट कॉस्ट 30 से 35 रुपए आती है। लेकिन मुझे तो 3 रुपए में चाहिए। अच्छा, आपने तो वो जो 27 आपने रुपए कहा कहाँ से पूरा कर रहा है वो? बिल्कुल इन्हीं सब चीजों से रामदेव कर। से, है ना? और हम्म। विजय शाह है, और नरेंद्र मोदी का मेट्रो का विज्ञापन इसी से कर रहा है वो। तो अब फिर तो वो प्रवासी ऐसा भाई भारतीय उसका तो का भी मैंने जो विज्ञापन। आपको बोला था ना, तेरी 30,000 की नौकरी, तू देख मालिक का 30,000 करोड़ लगे हुए हैं उसमें, तो वो उसको हम्म। देखेगा। एक खबर में उसका 30,000 करोड़ का एम्पायर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। आप ये तो नहीं, जैसे सोचिए ना कि विश्व दीपक, जैसे पंकज जी ने कहा ना कि मतलब हम क्यों चाहते हैं कि जो हम खबरें चाहते हैं वही अखबारों में आए, हम भी उन्हीं के नैरेटिव में चल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब चलिए, इतनी इंडिपेंडेंस तो मिलनी ही चाहिए, और यही इंडिपेंडेंस ही है जिसकी वजह से हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों के मुकाबले 159वें पे आ गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अपने दिमाग से ही 159 काम में कर हम रहे तो हैं, है ना? तो मैं ये पूछ रहा था कि जो ये घटना घटी थी अभी परसों के दिन, परसों की ही घटना है, जिसमें ये जो रमेश बिधूड़ी है, ये जो भाजपा का नेता है जिसको उन्होंने टिकट दे दिया है, आप जो पहले भी बदतमीजी कर चुके हैं संसद में दानिश अली के साथ, उन्होंने जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया प्रियंका जी के लिए, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये खबर अखबारों में आने लायक नहीं थी, या ये सिर्फ डिजिटल मीडिया में ही घूमने वाली खबर थी? क्या लोगों को ये नहीं जानना चाहिए कि एक मुख्य राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो सत्ता में है, वो अपने यहाँ पर किन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाना चाहता है?
ये खबर तो प्रॉपर अरे होनी उसने चाहिए थी। आतिशी के लिए तो और बुरा बोला है, आतिशी के लिए बोल दिया इसने अपना बाप बदल दिया। भाई आतिशी अब भी तो दिक्कत एक ये महिला है है, चीफ मिनिस्टर है। कुणाल जी, कि रमेश पिधुड़ी जिस तरह की बातें करता है और जो कि वो ऐसी ही बातें करता था, और ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही लोग हैं। अब एक सीमा हो गई है। मैं आपको बताऊं कि रिपोर्टिंग करते हुए और जर्नलिस्ट होने के नाते कई बार अब हम लोग ऊब जाते हैं। वही बातें हैं, वही गालियां हैं, वही दंगे हैं, वही मारपीट है, रोज रोज वो रोज ऐसी भाषा बोलता है, वो हर दिन यही करता है। कितनी बार उसकी आलोचना करेंगे, कितना छापेंगे। सिस्टम इनसेंसिटिव हो चुका है। कायदे की बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी को उसको नोटिस देना चाहिए था कि तुम ऐसी बात नहीं करोगे दोबारा, अगर करोगे तो हम तुम्हें निकाल देंगे। लेकिन आपने देखा है कि मोदी साहब क्या करते हैं। वो तो संसद में बैठ करके उसने जो बातें की है, उसके बाद उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, मोशन मूव किया जाना चाहिए था उसके खिलाफ, वो जेल में होना चाहिए था वो आदमी, संसद में बैठ करके। बाहर की बात तो छोड़ दीजिए आप। तो ये बहुत ही मतलब रॉटन सिस्टम हो चुका है पूरी तरीके से। अब उसकी बातों को कितनी बार आप छापेंगे, क्या ही कहेंगे। मैं कल देख रहा था, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट उसकी जो जनता है, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो खुश हो रही है कि हमारे नेता ने तो प्रियंका ताली गांधी बजा के रहे बारे थे, में ऐसा बोला। बिल्कुल ताली बजा रही ताली थी। बजा रहे थे लोग। हाँ, उसको लगता था कि अभी तक तो ये छोटे मोटे लोगों के बारे में बोलता था, अब तो सीधे उसने गांधी फैमिली के बारे में ही बोला है। ये हाल है, आप समझिए। इससे राष्ट्रीय सोनिया गांधी नेतृत्व को भी लेकर तो। बिल्कुल राष्ट्रीय नेतृत्व तो सहमत है इस चीज से। आप समझिए, मोदी साहब ने क्या बोला था शशि थरूर को, 50 लाख की क्या बोला था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। गर्लफ्रेंड, बिल्कुल, गर्लफ्रेंड 50 लाख की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और क्या जर्सी गाय, क्या क्या बोला था उन्होंने। ये लेवल वो है यार उन सोनिया लोगों गांधी का। के लिए बोला था। हाँ, वो बिल्कुल, सोनिया ये गांधी उनका को बोला। लेवल है। ये उनकी थिंकिंग, उनका जो अरे लेवल है ना, गटर यही मैं है उनका आपको लेवल। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हम्म। अटल बिहारी जी चुनाव लड़ रहे गोरखपुर से, वहां पे उनके खिलाफ एक महिला कैंडिडेट खड़ी हुई थी कांग्रेस की ओर से। अटल जी ने भाषण में कह रहे थे कि ये महिला कहती है कि मैं महीने में 300 दिन काम करूंगी, ये 30 दिन कैसे काम करेगी, 3 दिन तो इसके उसमें माहवारी में निकल जाएंगे। तो ये इनके यहाँ परंपरा है इस टाइप की चुरकुटों तरीके की बात करने की, जो मैंने आपको याद होगा अपनी बातचीत के शुरुआत में बोला था। इनके यहाँ डर्टी ट्रिपिकेट है, डीटीवी है, उसका काम ही है। देखिए उनकी इनकी न्यूसेंस वैल्यू है। अच्छा, दूसरी चीज और है कि जो रमेश विधुड़ी बोल रहा है, उसको सुन के कोई हम्म। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी नहीं बढ़ रहा है। जो उनका टारगेट, जो उनकी लिमिट में लोग हैं, वो ही खुश हो रहा है कि हमारा नेता देखो कैसा है। इसके अलावा आप यदि सोचो कि कोई व्यक्ति जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का वोटर है, वो दौड़ के उसको वोट दे देगा इस बात को लेकर, या कोई हम्म। आदमी स्वतंत्र है जो एंड हम्म। टाइम पे चुनाव में वोट देता है, वो इस बात को देकर विधुड़ी को वोट दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। आप याद करें, मैंने बात बोला कि ये लोग डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है। ये लोग मुल्क मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किस प्रकार के जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, डीटीवी के लोग हैं, उनको हम्म। इनिशिएट करते हैं। प्लान से होता है कि आपको कल ये करना है, जिससे डल्लेवाल जी की खबर गायब हो जाएगी अखबार से, हम्म। है ना। अब सब जगह का अलका लांबा जी पुतला फूकेंगी, जितने प्रियंका गांधी के चेले चाटे सब बयान देंगे, सब विरोध प्रकट करेंगे। एक गधे को मैं देख रहा था, वो कह रहा था जो इसकी जीप काट के लाएगा उसको 10 लाख देंगे। अब ये अब ये पैरेलल चुरकुटाई शुरू हो जाती है डिजिटल हम्म। मीडिया पे भी, ठीक है ना। तो यानी मुझको लगता है कि जो न्यूसेंस वैल्यू है जिन लोगों की, उन लोगों को तवज्जो ना दो, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस, हाँ, यदि उनको नहीं। प्रियंका के वोट बैंक पे कोई फर्क, देखिए पूरी राजनीति वोट बैंक की, क्या हम्म। प्रियंका के जो टारगेट वोटर है उन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हम्म। हो सकता है कुछ लोगों को सहानुभूति हो जाए जो थोड़ा महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो। हालांकि मुझे इस इस दौर में बड़ा मुश्किल से ऐसे लोग मिल रहे हैं जो महिलाओं के मुद्दों में संवेदनशील है। फिर भी हम्म। शायद कोई हो जाए। मतलब ये है कि वोट बैंक में फर्क ना पड़े तो चाहे जितनी गंद मचा दी जाए, चाहे जो कुछ बोला जाए, हाँ, चाहे गाली गलौज करें, चाहे प्राइम मिनिस्टर कुछ कुछ भी भी करो। बोले, चाहे अनदेखी करे। अब आप सोचिए ना, शुरुआत से जितने मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए उसमें प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं हर चीज की,
वो किसानों की अनदेखी कर रहे हैं, वो जिनको जनप्रतिनिधि चुनवाना चाहते हैं उनकी अभद्र भाषा पर अनदेखी कर रहे हैं, वो भारत में मीडिया के हालात पर अनदेखी कर रहे हैं, वो हर चीज पर कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि ये उसमें शामिल हैं, स्वयं शामिल हैं उसमें, ये उसका नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा कहना ज्यादा बेहतर है। भाई आपका एक मंत्री नीतीश राणे पब्लिक मीटिंग में कहता है कि केरल में सब देशद्रोही बसते हैं। हाँ, आप एक पूरे राज्य को ऐसा कह रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस का कोई मिनिस्टर ऐसा बयान देता और केंद्र में कांग्रेस सरकार होती और उसको किक करके बाहर ना कर देती? लेकिन हमको फ्रिंज एलिमेंट नए नए चाहिए। हर राज्य में हमें 4 कपिल मिश्रा टाइप के चाहिए। अब साहिब सिंह वर्मा के जो चिराग हैं वो भी गोली मारो साले टाइप ही है। आप बताइए, जो देश में जहां चुनाव हो रहा है, जो उम्मीदवार घोषित हो रहा है, वो पब्लिकली लोगों को 1100 रुपए लिफाफे में रख के बांट रहा है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इन्हें आपने तो एक ओपन एंड दिया हुआ है कि आप गुंडई करो, उच्छलगता करो, बकवास करो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसकी छूट कौन दे रहा है? नेतृत्व दे रहा है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। नेतृत्व देखिए, वन मैन शो है, प्राइम मिनिस्टर है, इसके अलावा कोई भी नहीं है इसके लिए। अब संकोच की गुंजाइश बची नहीं है, सीधे बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। जाहिर है, खत्म किया जाए।